मैं ज्योति सिंह और बच्चों आज हम कक्षा 12वीं इकाई 3 परीक्षा के दृष्टिकोण से हम प्रश्न बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे। इकाई 3 हमारे पेपर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे कुल 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी हमको वस्तुनिष्ठ पे भी बहुत ध्यान देना है इस इकाई में। और इसके अलावा हमको 3 प्रश्न और सॉल्व करने हैं, 3, 4 और 5 अंक के। यदि मैं ये आपसे कहूँ कि आप पढ़ाई करने के बाद किसी चीज़ का उत्पादन करने वाले हैं, यानी आप एक उत्पादक बनने वाले हैं, कोई फैक्ट्री खोलने वाले हैं, तो आपको कौन-कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी? आपको भूमि की भी होगी, श्रमिक की होगी, कच्चा माल भी लगेगा, मशीन भी लगेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं बताना ही भूल गई कि सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके लिए क्या रहेगी? पूँजी रहेगी। तो इस तरह से जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इन तत्वों, इन कारकों के बिना हम किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते। अर्थशास्त्र में इनको हम आगत कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम केवल वस्तुओं का उत्पादन करें, हम सेवाओं का भी उत्पादन होता है। जैसे एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं पढ़ के और अच्छी नर्स बनती हैं। तो इस तरह वस्तुओं का भी निर्माण होता है और सेवाओं का भी निर्माण होता है। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन होता है जब हम बहुत सारी आगत का, भूमि है, श्रमिक है, पूंजी है, कच्चा माल, मशीन, ये सभी आगत का उपयोग करके हम निर्गत का निर्माण करते हैं। यही कहलाती है उत्पादन की प्रक्रिया। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। यानी हम आगत से काय में बदल देते हैं इनको निर्गत में। यानी निर्गत का मतलब है जो चीजों का हम उत्पादन करना चाहते हैं। या हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, आगत को हम भौतिक अदाएं भी कहते हैं और भौतिक प्रदा किसको कहते हैं? निर्गत को। इसको हम परिवर्तित करने को ही हम उत्पादन कहते हैं। जब हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं, ये कहलाती है प्रक्रिया। किसी फर्म या उत्पादक के द्वारा इसे हम कहते हैं उत्पादन प्रक्रिया। ये महत्वपूर्ण शब्द है जो पूरे पाठ के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि ये शब्द आपको क्लियर हो गया तो पूरा पाठ समझ में आ जाएगा आपको। ये है स्थिर कारक और दूसरा है परिवर्तनशील कारक। स्थिर कारक का मतलब होता है, ये देखिए नाम से दिख रहा है आपको, स्थिर, जो कांस्टेंट हो, जिसको बदला ना जा सके। लेकिन शर्त क्या है स्थिर कारक के लिए? अल्पकाल। अल्पकाल में यह कारक स्थिर होते हैं, अर्थशास्त्र में इन्हें स्थिर कारक कहते हैं। इन कारकों में कमी या वृद्धि करने में अधिक समय की आवश्यकता होती है, यानी ये जल्दी से नहीं बदल सकते। जैसे भूमि है, मशीन है और पूंजी है। यदि मैंने ये कहा कि 8 दिन का लॉकडाउन मेरे शहर में लगने वाला है और मेरा जो उद्योग है, तो क्या मैं ये जो मेरी मशीन थी 8 दिन के लिए मैं इसको बेच दूँगी? या मेरी ये जो ज़मीन थी मैं इसको बेच दूँगी? या मैंने जो पूँजी लगाई थी ये पूरी पूँजी को वापस ले लूँगी मैं उद्योग से? नहीं ले सकती। तो ये स्थिर कारक ऐसे कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल में हम परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि दीर्घ काल का समय होगा तो हम ये सभी चीजों में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा है हमारा परिवर्तनशील कारक। नाम से ये भी समझ में आ गया, ऐसे कारक जिनमें हम परिवर्तन कर सकें। अल्पकाल में कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कच्चा माल है। यदि 8 दिन मेरी फैक्ट्री बंद रहने वाली है तो क्या मैं कच्चा माल खरीदूंगी? मैं कच्चा माल खरीदना बंद कर दूंगी क्योंकि 8 दिन मेरा उद्योग बंद रहने वाला है। 8 दिन जो मेरे श्रमिक आते थे, जो डेली वेजेस पे मेरे यहाँ काम करते थे, मैं इनको भी पहले से बता दूंगी या आज ही बता दूंगी भैया अगले 8 दिन में आपको काम में नहीं आना है। तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनको हम अल्पकाल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कुछ कारक क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। उत्पादन में कुछ कारक स्थिर कारक कहलाए जाते हैं और कुछ कारक होते हैं परिवर्तनशील कारक। परंतु ये जो कंडीशन है ये केवल कब लागू होती है? अल्पकाल में। अल्पकाल में हम कुछ स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तन। परंतु यदि दीर्घकाल यदि हम देखें तो दीर्घकाल में ये भी परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तनशील तो परिवर्तनशील हो ही जाते हैं कारक। दीर्घकाल में हम भूमि भी बेच सकते हैं। यहाँ मैं अभी खेती कर रही थी, यहाँ पे 10 साल बाद मैं एक उद्योग स्थापित कर सकती हूँ। मैं ये पूंजी लगा रही थी फोन बनाने के उद्योग में, अब मैंने 10 साल बाद ये
इससे मैंने फ़ोन के बजाय मैं कंप्यूटर मैं बनाने लगी। इसी तरह से मैं 10 साल के या 20 साल के समय में दीर्घकाल का समय होता बहुत अधिक लंबा समय। तो ये बात यहाँ आपको ध्यान रखने की है कि अल्पकाल में 2 तरह के कारक होते हैं, स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक। जबकि दीर्घकाल में सभी कारक क्या होते हैं? केवल परिवर्तनशील कारक होते हैं। दीर्घकाल में स्थिर कारक नहीं होते, क्योंकि ये भी दीर्घकाल में परिवर्तित हो सकते हैं। अल्पकाल का समय क्या होता है? उस समयावधि को कहते हैं जिसमें उत्पादन के कारक परिवर्तन नहीं होते। यानी अल्पकाल का समय बहुत छोटा समय होता है। दीर्घकाल का समय जब बहुत अधिक समय हो, हम जितने कारक हैं, जो स्थिर कारक हैं उनको भी बदल सकेंगे, वो कहलाएगा दीर्घकाल। काल का मतलब होता है समय, दीर्घ का मतलब अधिक, बहुत अधिक समय, अल्प मतलब थोड़ा, छोटा समय, कम समय। तो अल्पकाल मतलब भी आप समझ गए होंगे, दीर्घकाल मतलब लंबी अवधि। वस्तुनिष्ठ हमारा पहला है, जब भौतिक अदाओं और भौतिक प्रदा के बीच के संबंध को कहते हैं। जब किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र में हम भौतिक प्रदा कहते हैं, निर्गत भी कहते हैं और भौतिक प्रदा कहते हैं। और वस्तु प्रक्रिया में, उत्पादन प्रक्रिया में जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, वो कहलाती है भौतिक अदा। तो इस तरह से भौतिक अदा और प्रदा के बीच जो संबंध होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन में हम और भौतिक अदाओं और भौतिक प्रदा के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा अल्पकाल में उत्पादन फलन के कौन सा नियम लागू होता है? 3 चीजें हैं। एक तो बोल रहा है अल्पकाल, हमें किसका नियम बताना? उत्पादन फलन का नियम बताना है। तो इस पाठ में हमने 2 नियम पढ़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पाठ अच्छे से पढ़ लिया होगा। आप देखिए, मेरे साथ पुस्तक जरूर पढ़िए, क्योंकि यदि आपने पुस्तक की पढ़ाई कर ली है तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो इस पाठ में हमने देखा था उत्पादन फलन के 2 नियम हैं। एक है परिवर्तनशील अनुपात का नियम और दूसरा है पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो ये प्रश्न पूछ रहा है अल्पकाल में। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न में भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो पैमाने के प्रतिफल का नियम है, ये होता है दीर्घकाल में। परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता है अल्पकाल में, और पैमाने के प्रतिफल का जो नियम होता है कब लागू होता है? ये होता है दीर्घकाल में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पादन की प्रथम अवस्था में, जब आप उत्पादन प्रारंभ करते हैं, उसकी प्रारंभिक अवस्था में, ये बोल रहा है कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। कुल उत्पादन मतलब टोटल प्रोडक्शन, और सीमांत उत्पादन में यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपी। कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। दूसरा बोल रहा है सीमांत उत्पादन घटता है। तीसरा बोल रहा है सीमांत उत्पादन बढ़ता है। इसको हम पहले चित्र से समझ लेते हैं। देखिए, ये है पहली अवस्था, ये दिख रही है आपको, ये प्रथम अवस्था। ये जो 2 डंडे दिख रहे हैं, इनके बीच की अवस्था है ये प्रथम अवस्था। ये नियम भी हम पढ़ेंगे आगे। ये है हमारा पहला, कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से, ये है कुल उत्पादन टीपी। ये देखिए यहाँ से प्रथम अवस्था में देखिए आप, ये देखिए ये बढ़ रहा है यहाँ पे, यानी ये तो सही हो गया, ये पहला वाला तो सही हो गया। अब क्या बोल रहा है? सीमांत उत्पादन बढ़ता है या घटता है। ये है सीमांत उत्पादन। पहली अवस्था यहाँ से यहाँ के बीच है। तो देखिए सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ से क्लियर हो गया कि सीमांत उत्पादन घट रहा है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। हमने देखा था कि कुल उत्पादन बढ़ रहा था और सीमांत उत्पादन घट रहा था। फर्स्ट स्टेज में क्या होने लगा था? घटने लगा था। तो जो उत्तर होगा हमारा वो क्या होगा? डी होगा। दोनों ए भी सही है और बी भी सही है। चौथा प्रश्न है, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले, कब? उत्पादन प्रारंभ होने से पहले कौन सी लागत पाई जाती है? कुल लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। कोई भी उत्पादन प्रारंभ करने के पहले आपको क्या-क्या इंतजाम करना पड़ता है? आपको जमीन चाहिए है, आपको मशीन चाहिए है, आपको भवन चाहिए है। तो ये कौन सी लागत होती है?
ये स्थिर लागत होती है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है उत्पादन प्रारंभ होने से पहले कौन सी लागत पाई जाती है? तो कौन सी लागत पाई जाती है? स्थिर लागत। सबसे पहले हम ये सब इंतजाम कर लेते हैं, इसके बाद हमारा उत्पादन चालू होता है। तो ये बोल रहा है उत्पादन प्रारंभ होने से पहले तो क्या आएगा उत्तर हमारा? स्थिर लागत। निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? उदाहरण है नहीं बोल रहा, उदाहरण नहीं है। भूमि, ये तो स्थिर लागत है। मशीन, ये भी हमारा स्थिर लागत है। अस्थायी श्रमिक, ये हमारा स्थिर लागत नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? अस्थायी श्रमिक का मजदूरी और वेतन। क्योंकि यदि हमारा उद्योग बंद हो जाता है तो हम तुरंत मजदूर को, अस्थायी जो मजदूर होते हैं उनको हम काम पे नहीं बुलाते। तो ये हमारा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। अगला है हमारा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह नियम जो खालिस्तान में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। अभी हमने देखा है, अभी पिछले स्लाइड में ही हमने देखा है कि अल्पकाल में जो नियम लगता है उसे हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। और ये उत्तर भी मैंने आपको बता दिया था। वह नियम जो खालिस्तान में लागू होता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ये भी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि दीर्घ काल में लगने वाला जो नियम है वो है पैमाने का प्रतिफल। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों कुल लागत से ज्ञात होते हैं। किससे निकाला जाता है इसको? हम कुल लागत से। खालिस्तान लागत औसत लागत को उसके सबसे नीचे बिंदु पर काटती है। औसत लागत ये है हमारी एवरेज कॉस्ट, ऐसा बनता है इसका वक्र। और सीमांत लागत उसके सबसे निचले बिंदु पे काटती है, यहाँ पे नीचे बिंदु पे, ये होता है सीमांत लागत। फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार की पूर्ति खालिस्तान है। अब देखिए फर्म की संख्या आप बढ़ा दे रहे हैं तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लो आपके शहर में 20 फर्म काम कर रही हैं, अब फर्म बढ़ के आपके शहर में 40 हो गई तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार की पूर्ति बढ़ती है। सत्य असत्य बताइए। शून्य उत्पादन होने पर, यानी उत्पादन नहीं हो रहा, शून्य उत्पादन होने पर परिवर्तन और स्थिर दोनों साधन घटा दिए जाते हैं। जब उत्पादन नहीं हो रहा तो दोनों साधन घटा दिए जाते हैं का मतलब है बंद कर दिया जाता है। ये कैसा है? असत्य है। क्योंकि जब शून्य उत्पादन होगा तो हम परिवर्तनशील लागत को तो बंद कर देंगे, परंतु स्थिर लागत तो बना रहेगा। आपको घर पे भी खर्च करना पड़ेगा, भूमि पे भी खर्च करना पड़ेगा, और पूंजी पे भी खर्च करना पड़ेगा। इनको हम शून्य उत्पादन में भी नहीं हटा सकते अल्पकाल में। तो ये कैसा है? असत्य है। दूसरा है अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तित रहते हैं। ये भी असत्य है। अल्पकाल में तो परिवर्तनशील साधन जो होते हैं वो अपरिवर्तित होते हैं। हमने अभी देखा था कि परिवर्तनशील साधन को हम परिवर्तित कर सकते हैं अल्पकाल में, तो ये भी गलत है। तीसरा है उत्पादन बंद कर दो, शून्य हो गया उत्पादन तो स्थिर लागत भी शून्य हो जाएगी। क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि स्थिर लागत को हम शून्य नहीं कर सकते। चौथा है पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से। ये भी सही है, ये हम पिछले 2 बार पढ़ लिया। ये पैमाने का प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है, ये सत्य है। पांचवा है कर में वृद्धि होने पर, कर में हमने वृद्धि कर दी तो उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है, तो पूर्ति में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये भी सही है। देखिए कैसे, मेरे ऊपर 10% टैक्स लग रहा है तो मेरी और अब कितना हो गया टैक्स? 20% हो गया, तो मेरी लागत क्या हो गई? बढ़ गई। टैक्स बढ़ गया तो लागत भी बढ़ गई। अब जब लागत बढ़ गई तो मैं उत्पादन कम करूंगी तो पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरह से ये कथन कैसा है? सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। कुल उत्पादन, कुल उत्पादन है वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा। इनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? कुल उत्पादन। दूसरा है साधन के प्रतिफल का नियम कब लागू होता है? अल्पकाल में। अदा एवं प्रदा में संबंध
किसमें बताते हैं हम? उत्पादन फलन। अदा और प्रदा में संबंध किसमें बताया जाता है? उत्पादन फलन में। एमसी और एसी वक्र कैसे होते हैं? यू आकार के होते हैं। और ये जो सीमांत उत्पादन है ये कहलाता हमारा अतिरिक्त उत्पादन। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर लीजिए। अब है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है? आपके इसी इकाई से एक प्रश्न और है जो इससे ही संबंधित है और दोनों एक ही प्रश्न है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रखा है। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 5 अंक का, उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। तो यदि आपका 3 अंक में आएगा तो आप थोड़ा छोटा लिखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। यदि आपका 5 अंक में आएगा तो इसको थोड़ा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। उत्पादन का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि आगत को हम निर्गत में परिवर्तित करते हैं, वो उत्पादन है। और फलन, फलन एक गणितीय शब्द है। कोई भी जब हम दो चरों के बीच संबंध व्यक्त करते हैं उसको उसको कैसे व्यक्त करते हैं? फलन से करते हैं। उत्पादन फलन, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म के द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। यदि हमें किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है तो उत्पत्ति के बहुत सारे साधन की, अभी हमने देखा था ना, बहुत सारे साधन चाहिए थे हमको। तो जो उत्पत्ति के साधन हैं और जो उत्पादन है इनके बीच संबंध होता है। यदि हम साधन अधिक लेंगे, ज्यादा भूमि लेंगे, फैक्ट्री अधिक लेंगे, यदि हम आगत को बढ़ा देंगे तो हमारा निर्गत भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि हम फैक्ट्री छोटी रखे, मजदूर कम रखे, कच्चा माल कम रखे तो हमारा निर्गत भी क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह से उत्पादन में आगत और निर्गत, इन दोनों के बीच के जो संबंध होते हैं उसको बताने वाला जो होता है वो होता है उत्पादन फलन। मैंने यहाँ पे 3 परिभाषा ले ली है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये है हमारा उत्पादन फलन, उत्पत्ति के साधन और उत्पाद, इन दोनों के बीच के संबंध को बताने वाला उत्पादन फलन है। तीसरा है भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है वो कहलाता है उत्पादन फलन। इसको हम सूत्र भी देख लेते हैं इसका। Q इज इक्वल टू एफ एल और K। Q यानी किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होगा उसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? Q से। ये F मतलब फलन है, L, L मतलब श्रम की इकाई, जितने मजदूर हम लेंगे, K यानी पूंजी। यानी पूंजी को हमने कैसे व्यक्त किया है? K से। यदि पूंजी और श्रम यदि हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा। यदि पूंजी और श्रम यदि हमने कम किया तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों किस प्रकार संबंधित हैं। यहाँ और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल, ये हमारे आगत हैं। ये और ये हमारा उत्पादन है। इन दोनों के बीच जो संबंध बताता है वही उत्पादन फलन कहलाता है। अब आप आगत बढ़ा दोगे तो निर्गत भी बढ़ जाएगा, आगत कम हो गया तो निर्गत भी कम हो गया। तो इन दोनों के बीच किस तरह का संबंध होता है उसको बताने वाले संबंध को हम कहते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं, पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन समय की वह अवधि है जिसमें केवल परिवर्ती कारक के प्रयोग में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। हमने पढ़ा था कि अल्पकाल का समय छोटा समय यानी कम समय होता है। कम समय में हम केवल कौन से कारक को परिवर्तित कर सकते हैं? परिवर्ती कारक को। स्थिर कारक को हमको हमेशा स्थिर ही रखना पड़ता है क्योंकि अल्पकाल के समय में आप ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक प्लांट आपने स्थापित कर लिया तो अल्पकाल के दौरान कम समय में आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना? अतः उत्पादन क्षमता के दौरान आपको जो भी परिवर्तन करना है अल्पकाल में वो केवल किस में होता है? परिवर्ती कारक में। जब एक कारक स्थिर कारक है और एक अन्य परिवर्ती कारक है तब उत्पादन फलन को हम सूत्र से, ये अभी सूत्र हमने उत्पादन फलन का देखा था, Q इज इक्वल टू एफ एल और K। ये देखिए ये आपका सूत्र है। Q इज इक्वल टू एफ ये फलन है, Q उत्पादन की मात्रा है, L यानी श्रम और K यानी पूंजी। इसको हम और सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि यदि 40 टॉफियों का मैंने उत्पादन किया, है ना, कितनी? 40। तब मैंने क्या किया था? 5 मैंने क्या लगाए थे? श्रमिक लगाए थे। और पूंजी कितनी लगाई थी?
मान लो 4000 लगाया था। अब मुझे अल्पकाल में टॉफ़ी की संख्या बढ़ाना है। तो मैंने पूँजी तो नहीं बढ़ाया, पूँजी स्थिर है मेरी, केवल मैंने क्या बढ़ा दिया मज़दूरों की संख्या। तो अल्पकाल में देखा मैंने केवल यहाँ मज़दूरों की संख्या मैंने बढ़ाया और ये क्या है स्थिर है। पूँजी क्या है? स्थिर है। पूँजी स्थिर है और मज़दूरों की संख्या को बढ़ाकर मैंने उत्पादन को 40 से कितना कर लिया? 45 कर लिया। तो अल्पकाल में हम परिवर्ती कारक में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे परिवर्ती कारक क्या है? श्रमिक है। 5 श्रमिक के स्थान पे 6 श्रमिक हो गए। इसको यदि आप बहुत अच्छा उत्तर दे लिखना चाहते हैं, आप ज़्यादा अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप ये डायग्राम बना दीजिए। ये भी बहुत सरल है देखिए, यहाँ लिखा पूँजी के कैपिटल ये स्थिर है। ये देखिए के स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मज़दूरों की संख्या बदल रही है, 5 से कितनी हो गई? 6। ये L1 से मज़दूरों की संख्या कितनी हो गई? L2। यदि इसके विपरीत यदि मज़दूरों की संख्या हम कम कर देंगे, तो उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सिंपल है बहुत ज़्यादा। आप इसके डायग्राम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये करिए और ये कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए आप श्रम और यहाँ लिख दीजिए आप पूँजी। बस इतना ही आपको करना है। अगला है हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जब स्थिर कारक और परिवर्ती कारक के बीच अंतर समाप्त हो जाता है। सभी कारक परिवर्ती कारक होते हैं। दीर्घकाल एक फर्म की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय होता है। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दीर्घकाल में स्थिर कारक और परिवर्ती कारक का अंतर समाप्त हो जाता है। यदि आप प्लांट के आकार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा क्योंकि आपके पास समय-समय है। आपके पास केवल 1 प्लांट था। ये टॉफ़ी बनाने का 1 प्लांट था। अब आप 10 प्लांट भी बना सकते हो। तो दीर्घकाल में स्थिर कारक और परिवर्ती कारक नहीं होते, केवल क्या होते हैं? परिवर्ती कारक, जो हम उत्पादन बढ़ा भी सकते हैं और उत्पादन को कम भी कर सकते हैं। तो ये उत्पादन फलन का सूत्र है Q इज इक्वल टू एफ एल और ये K। यहाँ पे हम यदि हमारी जो उत्पादन की इकाई थी वो कितनी थी? 40 टॉफ़ी थी, तो हमने 5 मज़दूर लगाया था और 4000 रुपए खर्च किए थे। अब यदि हमने दीर्घकाल में अब हमको अपनी उद्योग क्षमता बढ़ाना है, यदि हमने 40 टॉफ़ी बनाना है, तो हमने यहाँ मज़दूर भी बढ़ा लिए, पूँजी भी बढ़ा ली। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने पूँजी भी परिवर्तित कर ली और मज़दूर भी परिवर्तित कर लिया। दोनों कारक कैसे हो गए हैं? परिवर्ती कारक। यहाँ स्थिर कारक कुछ नहीं है, जबकि अल्पकाल में पूँजी स्थिर थी और यहाँ क्या अंतर आ गया है? दीर्घकाल में हम पूँजी में भी परिवर्तन कर सकते हैं और मज़दूरों की संख्या में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये देखिए उत्पादन हमने बढ़ा लिया। ये हमारा दीर्घकाल। ये भी चित्र भी आसान है आपके लिए। यहाँ ये लेबर ले लीजिए, यहाँ पूँजी ले लीजिए। ये दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए हमारा जो वक्र होगा ऐसा हो जाएगा। सिंपल, आपको बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ये खींचिए, बस। जिससे आपको कॉपी जाँचने वाले को ये लगे कि आपको पूरा ज्ञान है। यानी आपको मैं यहाँ पे दोनों बता दे रही हूँ, ये देखिए। अल्पकाल में आपको ये करना है, ये हो गया हमारा अल्पकाल का, और दीर्घकाल में क्या करना है? ये करना है, बस। यहाँ हमको लेबर लिखना है, यहाँ पूँजी लिखना है। यहाँ हमको लेबर लिखना है, यहाँ पूँजी लिखना है, बस। है ना आसान? तो आपका उत्तर बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अगला प्रश्न भी है हमारा इसी से संबंधित, उत्पादन फलन की मान्यताएँ लिखिए। मान्यता का मतलब जैसे आपने गणित में सूत्र पढ़ा था कि ये सूत्र है वो हर जगह फिट हो जाता है। वैसे ही अर्थशास्त्र में भी क्या होता है, जब भी हम कोई नियम कानून पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको कंडीशन, शर्तें, ये मान्यताएं का मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि ये शर्तें हैं। ये उत्पादन फलन तब लागू होगा जब ये शर्तें होंगी। तो इसमें हम देख ले रहे हैं, सबसे पहला है, एक दिए हुए समय में तकनीकी ज्ञान का स्तर यथास्थिर हो रहता है। इन्हें तकनीकी ज्ञान यानी तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि तकनीकी में परिवर्तन होगा तो उत्पादन में भी परिवर्तन हो जाएगा। फर्म समय विशेष में उत्पादन की कुशलतम तकनीक का प्रयोग करेगी, जबकि फर्म की लागत व्यय दिया हुआ हो। यानी पहले से फिक्स है कि आप यदि 4000 खर्च कर रहे हैं तो आपको 4000 रुपए ही खर्च करना है, तब उत्पादन फलन का नियम लगेगा।
उत्पादन के विभिन्न साधनों को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि हमने जिस चीज़ का भी उत्पादन किया है वो अलग-अलग हम इकाइयों के रूप में उसको विभाजित कर सकते हैं। उत्पादन फलन की यह मान्यता है कि उत्पादन इकाई के लिए लागत व्यय दिया हुआ होता है। ये पहले से ही दे दिया कि भैया आपको 15,000 रुपए खर्च करना है। कितना खर्च करना है? 15,000। यानी लागत जो है वो पहले से दी हुई है। उसके अनुसार फिर आप मशीन खरीदेंगे, कच्चा माल लेंगे, मजदूर लगाएँगे, तो ये उत्पादन फलन में ये मान लिया जाता है कि लागत व्यय पहले से ही दिया हुआ है। एक उत्पादन लागत केवल एक दिए हुए समय के लिए सत्य है। ये जो लागत है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक सा हो। मान लो ये 15,000 दिया है और मज़दूरों की जो मज़दूरी है, अभी चल रही थी ₹200 और मज़दूरों की यदि दर हो जाए ₹500, यदि 1 दिन की मज़दूरी 500 हो जाएगी, तब तो ये उत्पादन लागत में परिवर्तन आ जाएगा ना। तो इस तरह से ये जो कंडीशन है आप याद कर लीजिए, इसको समझने का कोई ऑप्शन नहीं है, इनको रटना ही पड़ेगा। परंतु अच्छी बात ये है कि आप इनको इतनी ही लाइन लिखोगे, इनमें पूरे में पूरे अंक मिलते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है हमारा, अल्पकाल को समझाइए। अल्पकाल, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ, यानी कम समय। उत्पादन कारक में परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि समय कम होता है। अल्पकाल ऐसी समयावधि है जो उत्पादन के स्थिर साधनों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक समय से कम है। यानी समय इसमें कैसा होता है? कम होता है। अल्पकालीन अवधि में उत्पादन की मात्रा में केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाकर ही संभव है। हम किसमें परिवर्तन कर सकते हैं अल्पकाल में? केवल परिवर्तनशील साधनों में। अल्पकाल अवधि में उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांटा जाता है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। अल्पकालीन अवधि में कीमत का निर्धारण मांग का अधिक प्रभाव होता है। समय कम होता है, यदि डिमांड ज़्यादा, आपके यहाँ पे यदि 40 आपने टॉफ़ी बनाई थी और डिमांड आ जाए 80 टॉफ़ी की, तो आप क्या करेंगे? कीमत को बढ़ा देंगे। यदि डिमांड कम हो गई, 40 खरीदने वाला भी नहीं है, बस 10 लोग टॉफ़ी खरीदने वाले हैं और आपके पास 40 टॉफ़ी है, तो आप उसके दाम क्या करोगे? कम कर दोगे। तो जो कीमत का निर्धारण है अल्पकाल में, वो किसके आधार पे होता है? मांग का प्रभाव अधिक होता है। अगला है हमारा दीर्घकाल। दीर्घकाल मतलब लंबा समय। दीर्घकाल समय की उस अवधि को कहेंगे जब उत्पादन के सभी कारक में हम परिवर्तन कर सकें। इसीलिए उत्पादन के सभी कारकों के प्रयोग को बढ़ाकर हम बढ़ा सकते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन का पैमाना परिवर्तन हो सकता है। दीर्घकाल अवधि में उत्पादन की मात्रा स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के साधनों में वृद्धि करके बढ़ाई जा सकती है। यदि आपको उत्पादन मान लो बढ़ाना है ना? उत्पादन बढ़ाना है तो हम स्थिर साधन भी बढ़ा देंगे और परिवर्तनशील साधन भी बढ़ा देंगे। दीर्घकाल अवधि में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। देखिए, बार-बार मेरे को एक ही बात बतानी पड़ रही है। मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि वो 4 चीज़ आप समझ लोगे तो पूरे प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। दीर्घकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधन नहीं होते। केवल जितने साधन होते हैं वो सब परिवर्तनशील होते हैं। हम सब में परिवर्तन कर सकते हैं। दीर्घकालिक अवधि में कीमत में मांग की तुलना में पूर्ति का अधिक प्रभाव होता है। अल्पकाल में किसका अधिक प्रभाव होता था? मांग का। जबकि दीर्घकाल में किसका अधिक प्रभाव है? पूर्ति का। चौथा प्रश्न है हमारा, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? दीर्घोत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न और दिया है, पैमाने के प्रतिफल की सचित्र व्याख्या कीजिए। इसमें भी वही बात है, दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न से संबंधित हैं। बस ये आपके अंकों के आधार पर आप बड़ा और छोटा आपको लिखना है। तो यदि ये 3 नंबर का आता है और ये 5 नंबर का आता है, तो आप अपने समझ के हिसाब से दोनों में अंतर कर सकते हैं। पैमाने के प्रतिफल की मुख्य केंद्रीय समस्या इस बात की जानकारी प्राप्त करना है कि जब किसी वस्तु के उत्पादन के प्रयोग में आने वाले सभी साधन का एक अनुपात में यदि हम बढ़ा दिया जाए, तो उनका वस्तु के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
है ना? अर्थात जब हम उत्पादन के जैसे सभी इकाई उत्पादन का भूमि है, श्रम है, पूंजी है, सबको यदि हम बढ़ा दें, तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही कहलाता है पैमाने का प्रतिफल। यानी आप इसको सरलता के लिए ये समझ लो कि उत्पत्ति के जितने साधन हैं, यदि इनमें हमने वृद्धि कर दी, तो उत्पादन में कैसे वृद्धि होती है, इसको समझने वाला जो नियम है, वही है पैमाने का प्रतिफल का नियम। अन्य बातें समान रहने पर दीर्घकाल में, यहाँ शब्द आ गया दीर्घकाल। पैमाने का प्रतिफल कब लागू होता है? दीर्घकाल। दीर्घकाल में जैसे ही एक फर्म उत्पादन के साधनों में वृद्धि करती है, आप ये समझ लीजिए कि एक फर्म उत्पादन के सभी साधन बढ़ा रही है, भूमि, श्रम, पूंजी बढ़ा रही है, तब क्या होगा? प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन के साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में अधिक दर से बढ़ता है। जो उत्पादन है वो अधिक बढ़ता है। इसके बाद यह साधनों में की गई वृद्धि के समान अनुपात में बढ़ता है और अंत में उत्पादन साधन में की गई अनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम अनुपात में बढ़ता है। हमको ये बताना है कि ये उत्पादन के साधन हैं, हमने इनमें वृद्धि कर दी, तब हमारा उत्पादन कैसे बढ़ेगा? तो ये बोल रहा है कि पहले तो बहुत ज्यादा बढ़ता है, फिर जितना हमने साधन बढ़ाया उतना ही बढ़ता है, और अंत में हमने और साधन बढ़ाया तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता, फिर उतना ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ता। ये है हमारा पैमाने का प्रतिफल का नियम। इसमें 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में ज्यादा बढ़ता है, सेकंड स्टेज में बराबर बढ़ता है और थर्ड स्टेज में कम बढ़ता है। तो आगे हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन की 3 अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। पहला है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, दूसरा है पैमाने के स्थिर प्रतिफल और तीसरा है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल का नियम। मैंने अभी बताया था ना कि पहले बढ़ता है यानी बढ़ता हुआ प्रतिफल का नियम, दूसरा स्थिर रहता है और तीसरा है हमारा घटते हुए प्रतिफल का नियम। इसको पहला जो हमारा है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम। यदि मैं 20% की वृद्धि उत्पादन के साधन में कर दूं, यानी मैं भूमि बढ़ा दूं और पूंजी बढ़ा दूं, मशीन बढ़ा दूं, ये सारी चीजें बढ़ा दूं, श्रमिक बढ़ा दूं, यानी मैंने कितने परसेंट वृद्धि कर दी? 20%। तो जो उत्पादन में वृद्धि होती है प्रारंभिक अवस्था में वो होती है 25%। जितना हम उत्पत्ति के साधन बढ़ाते हैं उससे अधिक उत्पादन बढ़ जाता है। ये कहलाता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। इसको हमको ऐसे लिखना है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम का अर्थ है जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है उसकी तुलना में उत्पादन अधिक अनुपात में बढ़ता है। उदाहरण के लिए यदि उत्पादन के साधनों में 20% की वृद्धि की जाए तो उत्पादन में 25% की वृद्धि हो तो यह पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति कहा जाएगा। इसका चित्र ये देखिए आप, इसको हम उदासीनता वक्र से व्यक्त करते हैं, सम उत्पाद वक्र भी कहते हैं इसको। यहाँ पे हमने ओ एक्स अक्ष में श्रम ले लिया, यहाँ पूंजी ले ली। ये देखिए आपने, ये हमारा हो गया ओ आर हो गया, लंब रेखा जो पूंजी की इकाइयों को दिखाया है, रेखा के पैमाने को अंकित किया है। यहाँ पे हमको 4 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, ए बी सी और डी, है ना, 4 संयोग। ये E1 है, E2 है, E3 और E4 है। इकाइयां कितनी उत्पादन हो रही हैं? 100, 200, 300 और 400। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए से लेके बी की दूरी अधिक है, बी से सी की कम है, सी से डी की दूरी और कम है। वो ये बताता है कि यदि हमको ये 100 से अतिरिक्त 200 इकाई, 200 से 300, 300 से 400 जब हम इकाई का उत्पादन करते हैं तो यहाँ श्रम और पूंजी की जो बढ़ाई जाने वाली इकाई के अनुपात घटते हुए क्रम में है। यानी हमको श्रम और पूंजी की कम आवश्यकता है, यानी इन पे हमको जो खर्च है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये देखिए, ए बी सबसे बड़ी दूरी है, फिर बी सी और सी डी। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस अनुपात में श्रम और पूंजी की इकाइयों को बढ़ाया जाता है उसकी तुलना में उत्पादन की मात्रा अधिक प्राप्त हो जाती है। यानी हम पूंजी और श्रम तो बढ़ा रहे हैं, कम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको अधिक प्राप्त हो रहा, जो रिजल्ट है उत्पादन है वो अधिक मिल रहा है और लागत कम लग रही है। दूसरा था हमारा पैमाने के स्थिर प्रतिफल। स्थिर प्रतिफल में यही है
कि हम उत्पादन के साधन में यदि 20% वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में भी 20% की वृद्धि होती है। आप देख रहे हैं कि ये स्थिर प्रतिफल है, यानी जितना हम साधन बढ़ाएंगे उसका प्रतिफल भी उतना ही प्राप्त होगा। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, किसी उद्योग में जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है उसी यदि उत्पादन में ठीक उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम के अंतर्गत प्राप्त होता है। उत्पादन के साधन में यदि हम 20% की वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में भी 20% की वृद्धि होती है। इसका जो चित्र है ये देखिए आप, यहाँ पे अंतर देखिए बराबर दिख रहा है आपको। ए बी सी डी चारों के बीच की दूरी कैसी है? बराबर है। यानी जितना हम उत्पत्ति के साधन में वृद्धि करेंगे उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। तीसरा है हमारा पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। अब हमने उत्पत्ति के साधन में कितनी वृद्धि कर दी? 20%, परंतु जो प्रतिफल है वो केवल 10% बढ़ा। अब आप देख रहे हैं कि ये कम हो गया। पहले 20 था, 20 से कितना हो गया था? 25, यानी बढ़ रहा था। दूसरी स्टेज हमने देखी थी जब हमने 20% उत्पत्ति के साधन बढ़ाए तो उत्पादन भी 20% बढ़ा। परंतु ये तीसरा वाला जो घटते प्रतिफल है इसमें 20% हमने उत्पादन के साधन बढ़ाए और उत्पादन कम हो गया 10%। इसको कैसे लिखेंगे आप? उत्पादन के साधनों में किए गए आनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन कम अनुपात में बढ़ता है, तब पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे उत्पादन के साधन में 20% की वृद्धि किए जाने पर उत्पादन 10% बढ़े तो इसे पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की स्थिति कहा जाएगा। इसका चित्र उल्टा बन गया। हमको अधिक उत्पादन करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ये देखिए, ए बी की दूरी सबसे कम है, बी सी की और बढ़ गई और सी डी की दूरी सबसे अधिक है। यानी लागत क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है और उत्पादन कम हो रहा है। मुझे पता है कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, क्लासरूम में पढ़ाना एक अलग बात होती है और वीडियो में देखना, बनाना मैंने प्रयास तो किया है, फिर भी मुझे पता है कि आप 2 बार 3 बार यदि समझेंगे और चित्र को बनाएँगे तो शायद, और पुस्तक से कंसल्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको ये। ये जो हमने 3 स्टेज देखी थी, पहली अवस्था, ये है हमारी पहली अवस्था, ये है ए से लेके डी तक की। फिर ये बाद में आ गई है डी से एफ तक की दूसरी अवस्था आ गई और ये तीसरी अवस्था ये बाद में आई। तो आपको मैंने 3 स्टेज बताई, पहली, दूसरी और तीसरी। आपको लग रहा होगा कि कोई 3 उद्योग हैं जहाँ इस तरह का किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये तीनों जो भिन्न-भिन्न उत्पादन फलन है ये अलग-अलग अवस्था का निर्माण करते हैं। वास्तव में एक ही उत्पादन पैमाने उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल के तीनों अवस्था प्रदर्शित करती है। प्रारंभ में जब भी हम कभी उत्पादन शुरू करते हैं, तो पहले हमको लागत कम लगती है, फिर उत्पादन हमारा सेकंड स्टेज मिल जाती है और आखिरी में हमको तीसरी स्टेज प्राप्त होती है। जब भी कोई आप फर्म का पैमाने का विस्तार करोगे, तो पहले हमको कौन-सी स्टेज प्राप्त होगी? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की, फिर घटते स्थिर प्रतिफल की और अंत में आपको प्राप्त होगी घटते प्रतिफल की। अगला टॉपिक है हमारा उत्पादन लागत। आपको यदि टॉफ़ी बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या लागत लगानी पड़ेगी? आपको भूमि की ज़रूरत होगी, जिसको आपको क्या देना पड़ेगा? लगान। श्रमिक को आपको क्या देना पड़ेगा? मज़दूरी। पूँजी के बदले में आपको ब्याज देना पड़ेगा और जो साहसी है इसको आप क्या देंगे? लाभ देंगे। इस तरह से आपको किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए इतनी लागत ज़रूर लगेगी। आपको भूमि के बदले में लगान देना पड़ेगा, मज़दूरों को मज़दूरी देना पड़ेगा, यदि जिससे भी आपने पूँजी ली है उसको ब्याज देना पड़ेगा और यदि आपने कोई साहसी उद्योगपति को दिया है पैसा तो उसको हमको, या आप खुद हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। यही कहलाती है हमारी उत्पादन लागत। उत्पादन लागत 2 प्रकार की होती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। भूमि पर जो पैसा लगेगा वो स्थिर लागत होगी और जो श्रमिक है इसको देंगे ये परिवर्ती लागत।
जिस प्रकार से हमने स्थिर साधन पढ़े थे और परिवर्ती साधन पढ़े थे, स्थिर साधन पर जो पूंजी लगती है वो स्थिर लागत कहलाएगी और परिवर्ती साधन पर जो पूंजी लगेगी उसको कहेंगे हम परिवर्ती लागत। ये देखिए, मशीन चूंकि स्थिर साधन है तो इस पे लगने वाली लागत भी कैसी होगी? स्थिर लागत होगी। पूंजी के बदले में जो ब्याज दिया जाता है ये भी क्या होगा? स्थिर लागत। और ये कौन कौन सी है? श्रम और श्रमिक का और कच्चा माल का जो पैसा होगा ये परिवर्ती लागत होगा। ये छठवां प्रश्न है हमारा, कुल लागत से क्या अभिप्राय? कुल मतलब टोटल, लागत यानी कुल लागत। अभी आपने देखा ना कि लागत हम किसको कहते हैं? जो पूंजी व्यय करते, खर्च करते किसी चीज के उत्पादन करने में, वो कहलाता है लागत। किसी फर्म को उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को उत्पादित करने में जितना कुल व्यय करना पड़ता है उसे फर्म की कुल लागत कहते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत में वृद्धि होती जाती है। आपने 40 टॉफी बनाई, लागत कुछ और आई। आपने 80 टॉफी बनाई, लागत कुछ और आई। आपने 180 टॉफी बनाई, लागत और बढ़ गई। यही बात तो कुल लागत में बोल रहा है कि हम जैसे जैसे उत्पादन की में वृद्धि करते जाते हैं लागत में भी वृद्धि होती जाती है। कुल लागत दो प्रकार की होती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। कुल लागत बराबर होता है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत, स्थिर लागत से तात्पर्य उत्पत्ति के स्थिर साधनों पर किए जाने वाले व्यय से होता है। उत्पत्ति के स्थिर साधन ऐसे साधन को कहा जाता है जिन्हें अल्पकाल में घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। वे उत्पत्ति के स्थिर साधन कहलाते हैं। फर्म की बिल्डिंग पे जो खर्च होगा, स्थिर पूंजी, बीमा, लाइसेंस का जो फीस होगी, व्यवसायिक जितने टैक्स होंगे, ये सब होगा हमारा स्थिर लागत। दूसरा हमारा परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत से अभिप्राय ऐसा व्यय से है, लागत का मतलब आप सीधे खर्च से मिला लो, है ना। यदि परिवर्तनशील साधन पर जो खर्च होगा वो परिवर्तनशील लागत होगा और जो स्थिर साधन पे खर्च होगा वो कहलाएगा स्थिर लागत। तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। देखिए, मुझे लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि आप परीक्षा में उत्तर कैसे लिखेंगे, आप इसको देख के ही उत्तर लिख पाएंगे। बाकी आप समझ तो गए होंगे कि जो भी साधन हमारा परिवर्तनशील साधन, जैसे कच्चा माल है, श्रमिक की मजदूरी है, विद्युत है, परिवहन है, बिक्री कर है। ये बिक्री कर भी सामान तैयार होगा और बेचने के लिए हम तैयार होंगे तभी ये उम, खर्च होता है हमारा। तो ये कहलाता है हमारा परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत का आप ऐसे चित्र भी बना सकते हो, ये भी आसान है। आउटपुट और ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने खर्च किया। स्थिर लागत है मतलब आप सीधे इस तरह बना दीजिए, ये बनाइए और सीधे एक डंडा बना दीजिए। ये स्थिर लागत का चित्र बन गया। और ये हो गया हमारा परिवर्तनशील लागत का चित्र। ये आउटपुट हो गया, ये हमारा जो हमने खर्च किया। यदि आप ऐसा नहीं बनाइए, आप सीधे ऐसे बना दीजिए। ये हो गया हमारा परिवर्तनशील लागत। सॉरी, ये ऐसा होगा और ये हो गया ऐसा। ये हमारा हो गया परिवर्तनशील लागत का और स्थिर लागत का चित्र ये हो गया स्थिर लागत का। अगला प्रश्न है हमारा, स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर लिखिए। स्थिर लागत और परिवर्ती लागत। स्थिर लागत उत्पादन के स्थिर कारक पर खर्च होता है और परिवर्ती कारक किस पर खर्च हो, लागत क्या होगा? जो परिवर्ती कारक पर खर्च होगा। स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी में होने पर परिवर्तित नहीं होता। बहुत आसान है, आपको पता है कि स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि परिवर्ती लागत लागत परिवर्तित हो जाएगा। हम उत्पादन बढ़ा देंगे तो लागत भी बढ़ जाएगी और उत्पादन यदि हम कम कर देंगे तो परिवर्ती लागत भी कम हो जाएगी। स्थिर लागत तब भी स्थिर रहती है जब उत्पादन शून्य होता है। आप इतने बार समझ चुके हो कि चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो, स्थिर लागत तो लगेगी ही। आपकी जमीन 2 दिन में नहीं बिक जाएगी, आपकी फैक्ट्री नहीं बंद हो जाएगी। जबकि परिवर्ती लागत यदि उत्पादन नहीं होता तो ये कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। स्थिर लागत उत्पादन के शुरू होने से पहले भी खर्च की जाती है।
ये भी मैंने आपको बताया था कि हम पहले से ही ज़मीन खरीद लेंगे, फैक्ट्री बना लेंगे, मशीनें खरीद लेंगे, तो स्थिर लागत शुरू होने के पहले से ही खर्च। क्या आप दुकान शुरू कर रहे हो तो पहले आपको लागत लगानी पड़ेगी ना, पहले दुकान खोलना पड़ेगा, सामान रखना पड़ेगा, उसके लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है स्थिर लागत उत्पादन शुरू होने के पहले से खर्च होने लगता है, जबकि परिवर्ती लागत केवल तब खर्च होता है जब उत्पादन शुरू हो जाता है। इसका उदाहरण है फर्म की बिल्डिंग, स्थिर पूंजी, बीमा शुल्क। इसका उदाहरण है कच्चा माल, श्रमिक की मजदूरी, विद्युत, परिवहन और बिक्री कर। बार-बार एक ही जो सवाल हैं वही बार-बार आ रहे हैं। जब आप ये नोट्स बना लोगे तो आपको समझ में आएगा कि 3-4 ही टॉपिक हैं और उनको ही हमको अलग-अलग तरीके से उत्तर लिखना है ना? इन दोनों के आप चित्र में भी अंतर बता सकते हो, अभी देखा था हमने। हुँ? स्थिर लागत ये वाला चित्र हो जाएगा और परिवर्ती लागत का चित्र ऐसा हो जाएगा। ये हो गया हमारा परिवर्ती लागत। तो मुझे विश्वास है कि आप इसके नोट्स बनाकर ये समझ लेंगे। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, हमने पढ़े 3 टॉपिक हैं लेकिन 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसमें लघुत्तरी भी है और दीर्घोत्तरी भी है। मैंने जो 1 से प्रश्न थे उनको एक साथ ले लिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपका जितना बचा हुआ है वो भी आपको जल्दी करवा दूँगी। थैंक यू।